असल में आज की नई जनरेशन के साथ क्या है कि आप जैसे अधिकतम विद्यार्थी पूरी लाइफ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं। मुख्य परीक्षा में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीज़ों पे आप ध्यान ही नहीं देते। और कह लीजिए तो आप में से 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी होगी। इन सब चीज़ों को पहले मैं तो बता दूं कि आप पूरी तरह से गलत सोचते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ, पिछले 18 साल से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की क्लासेस ले रहा हूँ, कि मुख्य परीक्षा में आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर होती है। प्रारंभिक विषयों की समझ, क्योंकि यूपीएससी पूरी तरह से तथ्य आधारित है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, कंसेप्ट आधारित है, फैक्ट आधारित नहीं है। इसलिए आपको समझ विकसित करनी होगी। सो वहीं उस उत्तर लेखन को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ, जहाँ पर मैं विज्ञान तकनीकी से जुड़े हुए जो प्रश्न पत्र हैं 2021 और 20 उसकी चर्चा करूंगा। और इसके साथ ही साथ उस चर्चा के साथ कुछ चीज़ें और आपको बताऊंगा कि उत्तर लेखन कैसे करेंगे, पाठ्यक्रम क्या दिया हुआ है और विज्ञान तकनीकी का मुख्य परीक्षा में कितना महत्व है। चलिए दोस्त, मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले मैंने 6 लेक्चर्स आपको लिए हैं जो प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए हैं। उन 6 वीडियोज़ को देखना ना भूलें, जो इसी यूट्यूब पर यहीं इसी जगह पर उपलब्ध है। वो पूरे के पूरे 6 वीडियोज़ आपको प्रारंभिक परीक्षा में आपकी आंख खोलने के लिए बहुत होगा। शुरुआत में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की है। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, पूर्वांचल एस के नाम से, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएँ देता हूँ। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से पठन पाठन का कार्य करता रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो दृढ़ हो चुके हैं। मेरी किताबें हैं जो मैकग्रा हिल से पब्लिश होती हैं। विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ, विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण ही लिखता हूँ। ये टेलीग्राम पे प्लेटफॉर्म है। इस टेलीग्राम पर ये पीडीएफ अवेलेबल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से सीधा ले लें। अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस हैं unacademy.com/rvp2010 में यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पर मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अतिरिक्त दोस्त मेरी जो स्पेशल क्लासेस जो निःशुल्क होती हैं वो भी उपलब्ध हैं। यहाँ मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ाता हुआ मिल जाऊँगा। इसी क्लासेस अभी चल रही हैं, तो इसे आप लाइव में आकर मेरे साथ 9 बजे रात में ज्वाइन कर सकते हैं। ये रवि यूपीएससी मेरा कोड है। कोर्स को ज्वाइन करते समय आप इसे यूज़ करना ना भूलें, इसमें आपको फीस में भी छूट मिल जाती है। ये अकेडमी के एजुकेटर्स हैं, दे आर वेरी पॉपुलर, दे आर वेरी इवन एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, दोज आर अवेलेबल, जो एक ही जगह पे उपलब्ध हैं। आप इनकी क्लासेस अनअकैडमी पर एक साथ एक जगह पर ले सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण में हम मुख्य परीक्षा के तरफ जाते हैं और मुख्य परीक्षा पर जाते समय सबसे पहले आपको मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम दिखाते हैं, जो कि सबसे पहले महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में विज्ञान तकनीकी वास्तविक रूप में आपको बताऊं कि जीएस के पेपर 3 में आता है। जीएस पेपर 3 में आता है। जीएस पेपर 3 में 3 में कौन कौन सा सिलेबस है आप देख सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, उसके अनुप्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता। ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा जीएस पेपर 3 में। और एक बात और बता दूं वीडियो की शुरुआत में कि आपके पेपर में अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो चलिए थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ 2021 से पर आपके पेपर अगर आप सिलेबस देखें, पेपर देखें, तो आपके पेपर में लगभग ऑन एन एवरेज 20 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 3 से 4 प्रश्न आपके पेपर में, कभी कभी 5 प्रश्न भी विज्ञान तकनीकी से पूछे जाते हैं। मिला जुला कर मैं बात करूँ तो 250 मार्क्स में, पूर्णांक में जो क्वेश्चन आप मार्क्स जो होते हैं, 50 मार्क्स आपके पेपर में विज्ञान तकनीकी से होते हैं। यानी पूरे जीएस पेपर 3 में 1/5 हिस्सा विज्ञान तकनीकी का है, यानी विज्ञान तकनीकी का महत्व है। अब सुनिएगा, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में 2021 में जाने के पहले आपको सीधा सीधा बता दूं, जब भी आप किसी उत्तर को लिखते हैं तो उनमें 4 प्रारूप होने, 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, उस उत्तर को लिखते समय जिस टर्म से जुड़ा क्वेश्चन पूछा गया है उसका परिचय, यानी उसका इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने पूछा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन कि नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो आपको पहले लिखना होगा नाभिकीय ऊर्जा क्या है, यानी आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। उसके बाद जो किस तरह से महत्वपूर्ण है वो उसको बोलते हैं मेन बॉडी, यानी मुख्य परिचर्चा। मुख्य परिचर्चा जो कीवर्ड है जिस पर विशेषता क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको बोलते हैं मेन बॉडी।
मेन बॉडी के बाद तीसरा आता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की बात होती है। कंक्लूजन क्या होता है? पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें आपके पेपर पूछी नहीं जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और चौथा, उसको भविष्य के साथ जोड़ दीजिए, वे अहेड के साथ। ये चीज़ें आपको उत्तर लेखन में दिखेंगी जब मैं आपको उत्तर लेखन दिखा रहा हूँगा। तो उत्तर लेखन में कुछ चीज़ें मैंने बता दी। पहले आपको परिचय ध्यान देना होगा, मुख्य जिस पर चर्चा पूछा गया है मेन बॉडी उसको ध्यान देना होगा, निष्कर्ष और अंत में आपको उसका भविष्य जोड़ना होगा। परिचय का पार्ट आपको पूरे उत्तर में 10% का लगभग होना चाहिए। 75% भाग आपका मुख्य परिचर्चा पर होनी चाहिए जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, और बाकी 15% भाग आपके उत्तर में वर्ड लिमिट्स के हिसाब से वो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष और भविष्य के साथ जोड़ना चाहिए। ये मैंने एक सार आपको दे दिया है जिसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न के उत्तरों को देखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, S-400 वायु रक्षा प्रणाली तकनीकी से दुनिया में वर्तमान में उपलब्ध किसी भी अन्य प्रणाली से कैसे बेहतर है। तो ध्यान रखेंगे, पहले ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंसेप्ट पार्ट नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से तथ्य वाला पार्ट है। यानी अगर आपको तथ्य याद है तभी आप इन चीज़ों को यहाँ पर लिख पाएंगे। तो पहले आपको बता दूं कि S-400 जो वायु रक्षा प्रणाली तकनीकी दुनिया में वर्तमान में उपलब्ध किसी भी अन्य प्रणाली से कैसे बेहतर है। पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, हमेशा ध्यान दीजिए, डोंट बी हरी, है ना, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, भारत को क्या चाहिए, सैन्य प्रणाली अच्छी क्यों चाहिए? तो पहला आपके अगल बगल चीन है और दूसरा आपको प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान से है। ये 2 ही कंट्री है जिनसे आपको ज़्यादा सुदृढ़ होने की ज़रूरत है, खासतौर से प्रतिरक्षा की दृष्टि में। ठीक है, अब प्रतिरक्षा की दृष्टि में आपको सुदृढ़ होने के लिए आपको कुछ प्रक्षेपास्त्र भी चाहिए। अब उसी प्रक्षेपास्त्र की श्रेणी में S-400 एक बेहतर वायु रक्षा प्रणाली है। ओके, एक बेहतर वायु रक्षा प्रणाली है। और S-400 जो है, जो पीछे S-300 प्रक्षेपास्त्र है, उससे काफ़ी हद तक बेहतर है। तो भारत बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाएगा ना। तो बेहतरी के लिए भारत को क्या चाहिए? S-400 प्रक्षेपास्त्र चाहिए। S-400 प्रक्षेपास्त्र जो है वो क्या है? S-400 प्रक्षेपास्त्र जो है वो सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। वह सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। और रूस की एक कंपनी है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है रूस का, जिसका नाम है रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट। ये रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट ही इस तरह की चीज़ों को देता है किसी कंट्री को। रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट ही इस तरह की चीज़ों को देता है, जनरली जो प्रतिरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाए, जनरली जो एक से अधिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाए, जो डुअल यूज गुड होते हैं, जैसे मान लीजिए क्रायोजेनिक इंजन है। तो इन सब चीज़ों को अगर बेचना है या कहीं, तो अमेरिका की ये स्टेट एजेंसी जो है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, वही इन चीज़ों को बेचने खरीदने का काम करती है, बेचने का काम करती है। तो भारत का असल में क्या है, इसी रोसबॉर्न एक्सपोर्ट के साथ क्या हुआ है? कगार हुआ है। और इसी रोसबॉर्न के कगार की वजह से ही ये प्रक्षेपास्त्र आज भारत में आ भी चुका है। और अभी चुका है, जो उसके बारे में लास्ट में बताता हूँ, कंक्लूजन में लिखा जाएगा। ठीक है, आपको बताऊँ तो ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक प्रक्षेपास्त्र है। पता है इसको S-400 जो है, ये वर्तमान में उपलब्ध किसी अन्य प्रणाली से कैसे बेहतर है? तो किसी एक अन्य प्रणाली का उदाहरण ले लीजिए। जैसे अमेरिका का एक है जिसका नाम है थार्ड, THAAD। अमेरिका का एक है जिसका नाम है थार्ड, वो थार्ड से बेहतर है। अमेरिका चाहता था कि भारत और अन्य राष्ट्र उससे थार्ड खरीदे, लेकिन भारत जाके रूस से क्या खरीद रहा है? S-400 खरीद रहा है। तो अमेरिका का कहीं ना कहीं एक डिफेंस वाली जो इकोनॉमी हो भी तो खराब हो रही है ना, कि हमारे यहाँ से अगर प्रक्षेपास्त्र खरीदते तो हमारे पैसा की कमाई होती, और पैसा देखो हर किसी को चाहिए। लड़ाई झगड़ा अगर एक बार बताओ सारी कंट्री चाहती कि ना हो, तो फिर काहे लोग हथियार बेचते हैं? ये सब कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। थोड़ा होशियारी की तरह रहिए, पर इस तरह की चीज़ें खुल्लम खुल्ला किसी उत्तर में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक होशियार व्यक्ति की तरह से आप IAS का एग्जाम देंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम है THAAD। थार्ड को हम कहते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। फिर से बोल देता हूँ, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो एक अमेरिका का प्रक्षेपास्त्र सिस्टम है। और इस प्रक्षेपास्त्र सिस्टम को अमेरिका बेचना चाहता था, लेकिन उससे बेहतर S-400 है जो भारत रूस से लिया है। ठीक है, आपको पता है इसको S-400 क्यों कहते हैं? S-400 इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो 400 किलोमीटर दूरी के से उसको क्या बोलते हैं? S-400 बोलते हैं। सुनिएगा, हम आपको पॉइंट दे रहे हैं। दूसरी चीज आपको बोलूंगा, कितनी हाइट तक ये हो सकता है, जा सकता है, तो लगभग 30 किलोमीटर तक। पता है इसकी सबसे ज्यादा खासियत क्या है? ये सतह से वायु में मार करने वाला, कहीं कहीं पर भी आपको ले जाओ। जैसे किसी लड़ाकू विमान के आपके लिए यूज करना है, तो लड़ाकू विमान के लिए यूज कर सकते हैं।
लड़ाकू विमान के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए यूज़ करना है जिसमें पायलट नहीं होता, या ड्रोन के लिए, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के विरुद्ध में यूज़ करना है, उसके लिए यूज़ कर लीजिए। कोई बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल के लिए आपको यूज़ करना है, उसके लिए। बैलिस्टिक वो मिसाइल होता है जो पैराबोलिक पाथ से जाता है, इस तरह परवलयाकार। क्रूज मिसाइल जो सीधा जाता है, उसके लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो मिला जुला के इन सब केसेस में आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस आपको 400 किलोमीटर बता ही दिया और हाइट 30 किलोमीटर बता दिया। और इसका पहला जो थेप है वो भारत में आ भी चुका है, जो पंजाब में लगा हुआ है। और आगे का भी सुनने में आ रहा है कि जून 2022 में, भविष्य लक्ष्य जोड़ दीजिए, जून 2022 में अभी इसका और जो खेप है वो आ जाएगा भारत में, और खेप आ जाएगा तो और भारत में लगा देंगे। और ये भारत की सुरक्षा है एक तरह से। तो S-400 को लेके मैंने किस प्रणाली से कैसे बेहतर है, एक उठाइए थाड को जिसको हम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम कहते हैं, उसके साथ कंपैरिजन कर दीजिए। आपका काम हो गया। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आप लिख नहीं पाएगा क्योंकि 150 वर्ड्स का ये लिमिट है। अगला क्वेश्चन आपके पूछता है कि अनुप्रयुक्त है ना, यानी अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास उपलब्धियां क्या हैं। यानी अनुप्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड जैव टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ये अप्लाइड जैव टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। में प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास उपलब्धियां क्या हैं। और दूसरा कह रहा है ये उपलब्धियां समाज के गरीब तबके के उत्थान में कैसे मदद करेंगे। तो पहले तो तुम लोग ये सोचो कि जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास की उपलब्धियों के लिए कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास हुए हैं, तब तो उसको जोड़ेंगे आज के संदर्भ में। अप्लाइड जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है आज के संदर्भ में उसको कहाँ हम जोड़ सकेंगे, कहाँ पर कौन कौन सी उपलब्धियां हुई हैं। ओके, अब देखिएगा, एक तो आप इसको चुपचाप आप लाल जैव तकनीकी से जोड़ दीजिए। लाल जैव तकनीकी होती है जहाँ पर हम औषधि से जैव तकनीकी को जोड़ते हैं, औषधि के क्षेत्रों में। दूसरा आप हरित जैव तकनीकी से जोड़ दीजिए, जहाँ आप कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी की बात करते हैं, जहाँ आप कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी की बात करते हैं। तीसरा जो है आप क्या कीजिए, नीली जैव तकनीकी से जोड़ दीजिए, जहाँ आप जल या समुद्र से लेकर बात करते हैं, जैव तकनीकी की मदद की बात करते हैं। चौथा जो है वो सफ़ेद जैव तकनीकी से जोड़ दीजिए। सफ़ेद जैव तकनीकी जो है वो औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र में जुड़ होकर बात करता है, ये औद्योगिक क्षेत्रों में बात करता है। यानी कहने का मतलब है ये लाल, हरित, नीला और सफ़ेद, ये सारी की सारी जो जैव तकनीकियाँ हैं, कहीं ना कहीं ये जैव तकनीकियाँ किस तरीके से अनुसंधान और विकास की उपलब्धियों पर क्या क्या है उनके बारे में बताइए। तो औषधि के लिए उठा के लिख दीजिए आज जितनी भी आप रेनवैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, उसके अलावा और भी जाइए ना। आज पूरा का पूरा कोविड टीके में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, वो क्या है, पूरा लाल जैव तकनीकी ही तो है। हरित जैव तकनीकी में हाई यील्डिंग वैरायटी है, उच्च गुणवत्ता वाली है, कम समय में अल्प समय में होने वाली है, वो सारा का सारा लिख दीजिए, आप उसको ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाइए, समुद्र में कहाँ कहाँ जैव तकनीकी है उसको ले लीजिए। अब जैसे ऑयल जैपर है, मान लीजिए ऑयल जैपर है। ऑयल जैपर आपने सुना होगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होते हैं, कहीं तेल का रिसा हो रहा है समुद्र में डाल दीजिए, उनको अपघटित कर लेते हैं। देखिए अनुसंधान और विकास कार्य। सफ़ेद जैव तकनीकी में औद्योगिक इकाइयों में उठाइए, जितना सरस है, सुधा है, सारे मेडिकल इंडस्ट्री वाले ब्रांड डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। ये जो बायो या प्रोबायोटिक जो बना रहे हैं सब क्या है, ये सब उठा के डाल दीजिए। तो कहने का मतलब इन सारी चीज़ों को जोड़कर आप इसको अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में डाल दीजिए, अनुसंधान और विकास उपलब्धियों में। फिर कह रहा है समाज में गरीब तबके के उत्थान में कैसे मदद करेगा। ये बताओ गरीब कौन है, गरीब कौन है। एक तो कौन है, ज़्यादातर तो किसाने तुम लोग को मिलेगा, ठीक है, किसाने मिलेगा। तो गरीब के लोगों को कैसे जैव तकनीकी मदद करेगी, अगर उनको हम आर्थिक व्यवस्था सही कर दें, है ना, उनका स्वास्थ्य सही कर दें। अगर आर्थिक व्यवस्था और स्वास्थ्य अच्छा कर दें, ठीक है, कहीं ना कहीं जैव तकनीकी के माध्यम से हो गए आपके गरीबों की मदद, हो गए गरीबों की मदद। और कहीं ना कहीं आर्थिक अवस्था उनकी सुधर गई और स्वास्थ्य उनका सुधर गया जैव तकनीकी के माध्यम से, तो उनका क्या होगा, उनका समाज में अपनी अवस्था सुधर जाएगी। समाज व्यवस्था सुधर जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके पास पैसे आएंगे, तो उनके घर में शिक्षा वगैरह का प्रसार होने लगेगा। इस तरीके से चल के उनका समाज में स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। इस तरीके से चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। तो इसको आपको सोचना पड़ेगा, सेकंड वाले पार्ट को तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको कहीं पका इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा कैसे गरीब तबके के उत्थान में इसका मदद होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में खूब ज़्यादा होगा। आप देखिए, इसके साथ किसानों को नुकसान भी नहीं होगा स्वास्थ्य का। जो केमिकल का यूज़ कर रहे थे उसको कम से कम कर सकते हैं, तो उनका उसका एक्सपोजर नहीं होगा, है क्या नहीं। केमिकल पेस्टिसाइड की जगह सीधा बीटी क्रॉप लगा दीजिए। इस तरह की चीज़ें हैं, आप इस तरह से उनको जोड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके पेपर है, पूछा जा रहा है ब्लू एलईडी को लेकर। ब्लू एलईडी को लेकर क्या पूछा रहा है, 1990 के दशक में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1990 के दशक में देखिएगा,
1990 के दशक में जो ब्लू एलईडी के आविष्कार के लिए जो आकासाकी अमानो और नाकामुरा को 2014 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था, इस आविष्कार ने मनुष्य के दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित किया है, सुनिएगा। तो पहला तो आपको पूरा का पूरा उठा के बता दिया कौन सा आविष्कार था। ठीक है, देखिए ऐसा है कि कहानी शुरू होती है 1879 में। 1879 में बल्ब की खोज होती है, खोज नहीं होती, निर्माण किया जाता है, और थॉमस एडिसन वो शख्स थे जिन्होंने बल्ब बनाया था। देखिए, तो कहानी तो हम यहीं से उठा सकते हैं, लेकिन थॉमस एडिसन के समय बल्ब बनाना ही बहुत बड़ी बात थी। बल्ब बनाना ही बहुत बड़ी बात थी। उस समय ये मतलब नहीं था कि बिजली कितना कंज्यूम कर रहा है, बिजली कहाँ से आ रही है, जिससे कोयला जल रहा है, उस बारे में बात ही नहीं करनी थी। ठीक है, बाद में चलकर यहीं पर देखो और धीरे धीरे बल्ब के और निर्माण किए जाते हैं और ज़्यादा बल्ब विकसित किया जाता है। आगे चलकर देखो तो पारा वाला भी हम लोग जो ये क्या कहते हैं मरकरी वाला भी लाते हैं, पारा वाला है ना, रॉड वॉड लाना शुरू किए, CFL लाना शुरू किए। लेकिन जब पारा वाला आप लाना शुरू किए तो आपको पता है कि पारा तो पर्यावरण के लिए बड़ा नुकसान करता है, पारा मनुष्य के लिए बड़ा नुकसान करता है। मिनीमाटा बीमारी आप सुन चुके हैं, जापान वाला हादसा पारा से हुआ था, और पूरी दुनिया में पारा को हटाने के लिए थर्मामीटर वगैरह से मिनीमाटा कन्वेंशन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यावरण के मानव के स्वास्थ्य के लिए नुकसान थी। तो अब इसी दृष्टिकोण में एक और अल्टरनेटिव बल्ब का निर्माण होता है, इसका नाम है LED बल्ब। LED बल्ब, अब LED बल्ब में भी बहुत सारी गुणवत्ता होती है। ठीक है, उसी LED में बहुत सारे जो ऑप्शन होते हैं, उसी में एक LED होती है ब्लू LED। अब देखिएगा ब्लू LED क्या है। ब्लू LED क्या होता है जो खोज किया गया, ब्लू LED से एक्चुअल में क्या निकलता है, ब्लू रेज निकलता है, ब्लू लाइट निकलता है, यानी नीला प्रकाश निकलता है। इस नीला प्रकाश में ब्लू LED में क्या है, जो नीला प्रकाश जो निकल रहा है उसी में लगा दीजिए प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति यौगिक, प्रतिदीप्ति हम किसको कहते हैं, लीजिए पहले तो ये सोचना होगा हिंदी माध्यम में। अगर आपको आता है प्रतिदीप्ति तो जानते होंगे, जो फ्लोरेसेंस होते हैं, फ्लोरेसेंस कंपाउंड, उनको भर दीजिए अंदर, और उन फ्लोरेसेंस कंपाउंड के साथ जो नीला प्रकाश होगा वो सफ़ेद प्रकाश में तब्दील हो जाएगा। मैं आपको तकनीकी बता रहा हूं, किस तकनीकी की मदद से ब्लू एलईडी का उपयोग सफ़ेद प्रकाश में किया गया, क्योंकि एक्चुअल में इस एलईडी से निकलता सफ़ेद प्रकाश है, लेकिन सफ़ेद प्रकाश जो इस प्रक्रिया से निकलता है वो बहुत कम पावर लेता है। वो क्या लेता है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, बहुत कम विद्युत लेता है। और बहुत कम विद्युत लेने से, सामान्य एलईडी की अपेक्षा भी कम विद्युत लेने से क्या होता है, ये पर्यावरण के लिए कम नुकसान करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि यहां पर अब कोयला कम जलाना पड़ेगा विद्युत निर्माण के लिए। तो पर्यावरण को नुकसान क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान उतना ही कम होगा। यहां पर पर्यावरण को नुकसान उतना ही कम होगा। तो कम विद्युत, पर्यावरण को कम नुकसान, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात ये होती है इससे फ़ायदा क्या है। इससे फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी का कंजम्पशन आपका काफ़ी कम होगा। तीसरा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। चौथा, यहाँ पे एलईडी की जो एफिशिएंसी है आपको बताऊँ वो 1/8 CFL का 1/8 पावर कंजम्पशन लेगा। बहुत बढ़िया, कितना विद्युत बना रहे हो आप, बचा रहे हो आप। CFL बल्ब आप जानते ही हैं। अगली चीज़ बताऊँगा कि गरीबों के लिए, लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्यों बहुत फायदेमंद होगा, गाँव दूर के लोग भी बिजली यूज़ कर पाएंगे, विद्युत यूज़ कर पाएंगे, वहाँ के बच्चे भी पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा आपको और बताता हूं मनुष्य के जीवन में और कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। इसको आप अति चालकता की तरह भी यूज किया जा सकता है। सुपर कंडक्टर सुने होंगे, इसको अति चालकता की तरह भी यूज किया जा सकता है। इवन अति चालकता के अलावा आपको बताऊं, जो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं ना कंप्यूटर वगैरह में, मोबाइल फोन में ट्रांजिस्टर, उस ट्रांजिस्टर के लिए तरह भी इसका यूज किया जा सकता है। और जब ट्रांजिस्टर की तरह यूज करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो 10% बढ़ जाएगी, 10% अधिक इसकी दक्षता हो जाएगी। इसकी जो दक्षता है वो 10% और अधिक हो जाएगी सामान्य दक्षता से। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर वगैरह है उसकी गति और तीव्र हो जाएगी। ये सारी चीजों को मिलाकर हमको लिखना था ब्लू एलईडी के बारे में, जो आपके पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 2014 का नोबेल प्राइज 2021 के पेपर में आ रहा है, तो सर कैसे याद रखेंगे, सर कितना नोबेल प्राइज। अरे प्रभु, ऐसा नहीं है। ब्लू एलईडी को लेकर भारत में भी बहुत न्यूज़ आता है, और ब्लू एलईडी को लेकर अमेरिका में भी बड़ा न्यूज़ आता है। अब वहाँ पर सब ब्लू एलईडी का बात हो रही है, तो भारत में भी आ रहा है। तो ये नहीं है। वैसे तो ग्राफीन को 2010-11 में नोबेल प्राइज दिया गया, क्वेश्चन तो 16 में भी आया। इसका क्या मतलब, वो तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो ब्लू एलईडी हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इतनी महत्ता हो गई उसकी। ठीक है, और बढ़िएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ। तो मुझे लगता है कि 2021 के जो प्रश्न पत्र आपके सामने यहाँ डिस्कस किए गए हैं, अब मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी को किसी तरह की कोई दिक्कत है। उसे क्वेश्चन की गूढ़ता यानी प्रश्न की गूढ़ता समझ में आ गई है, प्रश्न क्या प्रारूप समझ में आ गया है, प्रश्न सीधे नहीं आता है, लॉजिकल आता है, प्रश्न को समझना होगा, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में 2020 में पूछा जाता है, नैनो तकनीकी से आप क्या समझते हैं।
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे मदद करता है। देखिए, पहले तो नैनो तकनीकी होती क्या है। जैसे ही मैं कक्षा में पूछता हूँ तो नैनो तकनीकी क्या होती है, लोग कह रहे थे 10⁻⁹ मीटर, बस बात खत्म। सर आणविक स्तर पर चीज़ों का अध्ययन, गलत, एकदम गलत। आप ना हमें नैनोमीटर टाइप के मेजरमेंट के बारे में बताते हैं। नैनो तकनीकी में नैनो शब्द का मतलब होता है छोटी चीज़ों से। नैनो का मतलब बिल्कुल नहीं है कि 10⁻⁹ मीटर पे ले जाके ही हम किसी चीज़ की बात करें, आणविक स्तर पर ही ले जाके किसी चीज़ की बात करें। बेसिक प्रॉब्लम है आपको। नैनो तकनीकी क्या होती है, ऐसी तकनीकी तीन तरफ हम आपको पहले मिलते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस, देखिए एक शब्द जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस, दूसरा शब्द आता है एक्यूरेसी, और तीसरा शब्द आता है रिलायबिलिटी। अंग्रेजी में तीन शब्द आता है जिसकी हिंदी में हम लिख देते हैं परफॉर्मेंस, मतलब उसकी गुणवत्ता कितनी है ना। एक्यूरेसी मतलब उसकी सटीकता कितनी है, और रिलायबिलिटी का मतलब वो कितना भरोसेमंद है, कितना भरोसे वाला है, रिलायबिलिटी है ना, ट्रस्टवर्दी। अब देखिएगा, परफॉर्मेंस कितनी गुणवत्ता है उसकी, एक्यूरेसी कितनी सटीकता है उसकी, रिलायबिलिटी कितनी भरोसा है उसकी। अब समझिएगा होता क्या है। टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीकी हमेशा मानव निर्मित होती है, ध्यान रखिएगा। जो मानव द्वारा बनाई जाती है, मानव के कल्याण के लिए होती है, तकनीकी बहुत होती है। तकनीकी में भगवान का कुछ भी किया धरा नहीं है, ठीक है। अब नैनो तकनीकी क्या है, ऐसी तकनीकी जो छोटे आकार में ही जाकर बनती है, और छोटे आकार में जाकर जब उसको कहीं प्रयोग में लाया जाता है तो उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी सटीकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे बड़े स्तर का कार्य कराया जा सकता है। उसी को नैनो तकनीकी कहते हैं। यानी ऐसी तकनीकी जो छोटे आकार की होती है, किसी गुणवत्ता और सटीकता को लेकर, वो नैनो तकनीकी कहलाती है। यानी ये तकनीकी सिर्फ छोटे आकार पर ही संभव हो पाती, ऐसे कह लीजिए। तो पहले आपने नैनो तकनीकी को परिभाषित कर दिया, फिर पूछ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे मदद करें। देखिए, मैं आपको जब क्लास में नैनो तकनीकी में तीन ही चीज़ें पढ़ाता हूँ। कौन कौन सी चीज़ पढ़ाता हूँ, एक आपको पढ़ाता हूँ फ्लोरीन, दूसरा आपको पढ़ाता हूँ कार्बन नैनो ट्यूब CNT, और तीसरा आपको पढ़ाता हूँ ग्राफीन। ध्यान रखिएगा, ग्राफीन। ये तीनों के तीनों कार्बन के अपरूप होते हैं, जिसको एलोट्रोप कहते हैं। थोड़ा बहुत कार्बन से शेप बदलते जाइए, गुणवत्ता बदलती जाएगी। सब में है तो शुद्ध कार्बन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। CNT तो आपके पेपर में 2020 में प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चन रहा है। ग्राफीन आपके पेपर में 2015 के प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन रहा है, तो क्वेश्चन PT के भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा, फ्लोरीन, CNT, ग्राफीन, ये सब क्या है, ये सब कार्बन के अपरूप हैं। क्या है, अपरूप है। अपरूप क्या होते हैं, जनरली सामान्य इनका रासायनिक फार्मूला सूत्र एक ही होता है, स्ट्रक्चर अलग होने से इनका गुणवत्ता बदल जाए। जैसे आपने डायमंड सुना होगा, हीरा और ग्रेफाइट, उसी तरह से ये भी कुछ मिलते जुलते ऐसे ही होते हैं। इनके शेप अलग, 0 डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन। नहीं जा रहे हैं स्टैटिक पार्ट में, सुनिएगा। अब फ्लोरीन जो लैब में बनाए, इससे बहुत सारे काम होते हैं। आप फ्लोरीन को सनस्क्रीन लोशन के लिए लगा लीजिए, तो सर इसको हम स्क्रीन पर लगा ले तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें नुकसान नहीं करेंगे, नहीं। कोशिकाएं डैमेज नहीं होंगी, नहीं। कोशिकाओं में उत्परिवर्तन नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, नहीं। ये सारी चीज़ें हैं, फ्लोरीन से आपको मदद मिल जा रही है। फ्लोरीन की मदद से आप किसी दवा को अपनी बॉडी में किसी टारगेट जगह पे पहुंचा सकते हैं, यानी ड्रग टारगेटिंग कर सकते हैं, दवा को किसी निश्चित जगह पे पहुंचा दें। इस तरह की ड्रग टारगेटिंग की जरूरत क्यों होती, मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर है और हमको कैंसर वाली कोशिका को ही जाके मारना है, तो शरीर के अंदर घुस कर उस जगह को जाके आइडेंटिफाई करके उसको मारे। ये सब चीज़ों के लिए फ्लोरीन बहुत ही भरोसेमंद है, ठीक है। CNT भी कैंसर वैंसर के लिए काम किया जाता है। आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन 2020 में जब पूछा तो उन्होंने बोला था कि CNT का उपयोग कैंसर उपचार के लिए काहे नहीं किया जा सकता है। ये आपकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, जो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहर जो प्लाज्मा, उससे पेनिट्रेट करके कोशिका में घुस के और आपके कैंसर वाले सेल को मार सकता है CNT। ग्राफीन भी बहुत सारा DNA के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, DNA के सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई, जेनेटिक कैरेक्टर्स वगैरह को भी ग्राफीन की मदद से यूज़ किया जा सकता है, आइडेंटिफाई के। इतना ही नहीं, और सुनिएगा, जो जैव तकनीकी आप लोग यूज़ करते हैं, जैव तकनीकी, आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, जैव तकनीकी असल में नैनो तकनीकी का ही एक प्रकार है। नैनो तकनीकी के कई ब्रांचेस हैं, नैनो सिस्टम है ना, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो मटीरियल, नैनो धातु। जो नैनो सिस्टम है ना, नैनो प्रणाली जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जैव तकनीकी आती है। ड्रग टारगेटिंग है ना, DNA वगैरह स्टडीज़, ये सब कहीं ना कहीं नैनो तकनीकी के स्तर पर भी आ जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप उसको भी जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बताता हूँ, छोटे छोटे नैनो रोबोट्स बनाए गए हैं। देखिए, नैनो रोबोट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे आकार के रोबोट्स, जिसको आप नैनो बोट्स भी कहते हैं। ये नैनो रोबोट्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जो आपकी बॉडी में घुसकर आपकी बॉडी की स्क्रीनिंग कर लेते हैं, और स्क्रीनिंग करके ये बता सकते हैं शरीर के अंदर कैंसर कहाँ उत्पन्न हो रहा है। यहाँ तक कि आर्टरीज वार्टरीज में, आपकी धमनी उमनी में रुधिर का थक्का जम रहा है ना, उसको क्लीन कर देते हैं। कल को चलकर यही आपको बाईपास सर्जरी, हार्ट अटैक का कारण भी बनता है, जिसके लिए आप बाईपास सर्जरी करते हैं। अगला सुनिएगा, विज्ञान हमारे जीवन के साथ कैसे गहराई से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, विज्ञान हमारे जीवन के साथ कैसे गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी के कारण कृषि में कौन से आश्चर्यजनक परिवर्तन हो। पहले बताओ, हमारे जीवन में विज्ञान कहाँ जुड़ा। चुपचाप एक काम करो, पिताजी को वॉच करो या खुद को वॉच करो। बेटर है पिताजी को वॉच करो। जब वह सुबह उठते हैं तब से लेकर जब वो घर में लौटते हैं संध्या के समय, पिताजी के साथ कौन कौन सी तकनीकी होती है। सर जैसे ही उठते हैं विद्युत जला लेते हैं। सर पहला विद्युत ही तकनीकी मिल गई सर। सुबह भोर का समय है, उनको दिखने लगता है। ठंडी का समय है तो सर गीजर चला लेते हैं। अरे सर एक चीज़ और मिल गया सर। तब तक माता जी बात अपना जाती हैं, क्या नाम है ये, किचन में जाती हैं और खाने पीने की तैयारी करती हैं। अच्छा, खाने पीने की तैयारी करती हैं तो सर समझ गए आप ये कह रहे हैं कि स्टोव जला लेते हैं, है ना, या हो सकता है एलपीजी स्टोव जला लेते हैं या फिर कंडेंसर वाला वो जला लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। पिताजी निकल कर आए, फिर क्या हुआ, खाना ना खाने के बाद निकले तो अपना गाड़ी उठाए तो फिर एक तकनीकी हो गया। पिताजी जैसे ऑफिस पहुंचे एयर कंडीशन मिल गया, वो तकनीकी हो गया। आप देखिए ना, आपके घर में पूरा का पूरा माइक्रोवेव ओवन, पूरा एसी, ये पूरा का पूरा तकनीकी है कि नहीं। अरे छोड़ो दोस्त, आप हमको ये बता दो कोविड के केस में क्या आपने दवाइयाँ जो लिए कहाँ से आई हैं। सब दवाइयाँ सब तकनीकी तो है, जैव तकनीकी है ना। आप ये बताइए, आपके घर में जब पिताजी शाम को आ रहे हैं और समाचार देख रहे हैं, जब चैनल चला रहे हैं, क्या है, संचार और सूचना तकनीकी है। इसके घर में जो लोग जिसको पसंद करते हो चैनल लगा खोल के बैठ गए हैं, है कि नहीं। अलग अलग पार्टी वाले अपना अपना चैनल देख रहे हैं। जिसके घर में जो चैनल चल रहा हो जान लीजिए उसके घर में वो सपोर्टिंग लोग हैं। ये पूरा का पूरा आप कैसे जुड़े। सर ये तो हम समझ गए सर, पूरा जीवन ही जुड़ गया सर इससे। तो अब बताओ, अंतरिक्ष तकनीकी है, पूरा का पूरा डीटीएच चला रहा है, तो पूरा डीटीएच से जो आईसीटी चल रहा है वो क्या है, संचार सूचना तकनीकी। सर पूरा तकनीकी है सर हमारे घर में ना वो सनलाइट वाला लगा हुआ सोलर पैनल सर, बहुत बढ़िया। लो भी जोड़ लो, विद्युत निर्माण के लिए कर रहे, करो जो भी जोड़ लो। सर मोटर पंप है, पानी ऊपर जा रहा है सर टंकी पे, बहुत बड़े, वो भी जोड़ लो। हम कहाँ कह रहे हैं, अब तुम सोचना शुरू करो दोस्त, देखो उत्तर निकलते चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो एंडलेस है, जिसका कोई उत्तर ही नहीं है। सोचते जाइए, जोड़ते, लेकिन इन सब चीज़ों को ना, इतना एक चीज़ों को बढ़ा के लिख नहीं पाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, सारों को कामा करके लिखते जाइए, क्योंकि आपको तो बताना पड़ेगा, आपको बहुत सारा आता है। आप क्यों छोड़िएगा नंबर कटने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विशेष तरह से कहानी बनाकर लिखने की जगह कॉमा करके पॉइंट बनाते, कामा देते चले जाएगा। फिर कह रहा है विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी के कारण कृषि में कौन सी आश्चर्यजनक परिवर्तन। ये बताओ कृषि में क्या नहीं हुआ है। यांत्रिकीकरण कहाँ से आया है, ये मशीन है ना, ये मशीन यांत्रिकीकरण कहाँ से आया भाई। यांत्रिकीकरण, मशीन, थ्रेसर, टूल्स कहाँ से पाए हो तुम लोग। सर एकदम हम लोग यहीं से पाए हैं सर। ये बताओ जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, उच्च गुणवत्ता वाली किस्में हैं, अल्पायु वाला जो पौधा है, शॉर्ट ड्यूरेशन, कहाँ से आया है सब। ये बताओ जो बीटी क्रॉप बनाए हो, कहाँ से बनाए हो तुम, बीटी क्रॉप कहाँ से बनाए हो। तो सर हम समझ गए, अब इन सच ये बताओ जो गोल्डन राइस की बात हो रही है ना, सुनहरा धान की बात है, कहाँ से आया है सब। तो सर ये सब कृषि में हो गया सर। विभिन्न तरह से आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। किसी ने सोचा था कि जैव तकनीकी के माध्यम से हम लोग बीटी क्रॉप बनाएंगे और कीटों को मारने के लिए अब केमिकल के जब पौधे में मार देगा उस कीट को, है कि नहीं, बॉल बम वगैरह को। तो ये सारी कहानी है। तीसरा प्रश्न आपके पेपर में देखिए, कितना मजेदार क्वेश्चन, ये तो आना ही था 2020 के पेपर में। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में अभूतपूर्व तबाही मचाई है। ठीक है भाई, हालांकि संकट पर जीत हासिल करने के लिए तकनीकी प्रगति का आसानी से लाभ उठाया जा रहा, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है, पीछे आपकी भूमिका थी, महामारी के प्रबंधन में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी की मांग कैसे की गई, इसका विवरण है। हमको ये बताओ, सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखने के लिए कि बीमारी ना हो जाए, ये मास्क जो लगा रहे हो, सैनिटाइजर जो लगा रहे हो, ये क्या है सर। ये पूरा का पूरा तकनीकी है सर। कौन सा पैथोजन को मारने के लिए, कौन सा बीमारी वाला एजेंट हो, क्या सर सुरक्षित हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक बात बताओ, दूसरा क्या हो गया। तुम ये बताओ, खाने की चीज़ें आज भी डिलीवरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो खाने की चीज़ें जो आज भी डिलीवरी कर रहे हो, उसमें क्या करो, उसमें कह रहे ना कि हो सकता है वायरस हो, तो क्या कर रहे हो, उसको अल्ट्रा वायलेट से क्या कर रहे हो, उसको सैनिटाइज करके ला रहे हो, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हो। तो सर इसका मतलब हम डोमिनो का पिज्जा खा लें, फिर खुराफात बात। हम बता रहे हैं कि देखो ये सब तकनीकी है, इसको स्टरलाइज करने के लिए किया जा रहा है, पैथोजन को मारने के लिए किया जा रहा है। तीसरी चीज़ देखो, बीमारी हो गई तो क्या है सब, बीमारी हो गई तो पूरा जो हॉस्पिटल है पूरा का पूरा तकनीकी पे ही तो बेस है। ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, चलो वो हो गया। और बताओ उतना क्यों, तुम दवाइयों के बारे में बता दो ना, दवाइयों के बारे में बता दो। दवाइयों के बारे में तुम बाद में बताना, पहले दवाइयों से पहले तुमको ये बता दो कि तुम टेस्ट कैसे कर रहे हो, परीक्षण कैसे कर रहे हो, भाई जानकारी कैसे ले रहे हो तुम, कोविड है या नहीं। तो सर वो है ना 2-3 नाम हम लिख देंगे, RT-PCR लिख देंगे सर,
है ना, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लिख देंगे सर, रैपिड एंटीजन टेस्ट लिख देंगे सर, है ना, रैपिड एंटीजन टेस्ट लिख देंगे सर, ये सब नाम हम जानते हैं सर। ठीक है, इसके अलावा तुम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तकनीकी का प्रयोग की बात हो रही है बीमारी के लिए, तो ये सारा नाम लिख दो तकनीकी शब्दों का। बहुत ज़्यादा इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर लिख देना कि तुम रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूज़पेपर पर पढ़कर आए हो। दवाइयों में तुम उठाकर यहाँ पर तुम कोवैक्सीन लिख दो, कोविशील्ड लिख दो, ये सब चीज़ें लिख लो। ये सारी की सारी कहानियों को जोड़कर आप लिख लो। बड़ी क्वेश्चन बड़ा है, आसानी से इत्मीनान से इसमें पॉइंट निकालिए और खोज के लिखिए। मैंने आपको एक रूपरेखा दे दिया कि इनमें हम किस किस तरह के प्रश्नों को उत्तर को ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके पेपर में कह रहा है कि पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन करें। इस उद्देश्य के लिए हमारी सरकार द्वारा क्या पहल की कोशिश की गई है। तो पहला कह रहा है कि जो पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन है, पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में कौन है, सबसे ज़्यादा कोयला ही है। कोयला ही है जो पूरे विश्व में और इवन भारत में भी सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज़ में लाया जाता है। ये कह लीजिए पूरे भारत का लगभग 58%, है ना, लगभग कहिएगा तो सही रहेगा, 60 भी होगा तो भी ठीक है, 57 तो लगभग 58% विद्युत कोयले से बनती है। सबको पता है कोयले से क्या होता है, विद्युत तो बनाते हो लेकिन खूब सारा पर्यावरण प्रदूषण कर देते हो और किए धराए पे पानी फेर देते हो। अब तुम लोगों के पास, क्योंकि हम लोगों के पास कोई और विकल्प है नहीं, तो कहीं सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पादन के लिए जो हम लोग फोटोवोल्टाइक तकनीकी का प्रयोग करते हैं, एक इसके अलावा जो सोलर थर्मल का सौर तापीय ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं, ये सब तरीकों से विद्युत बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन मिल गया। अब सुनिएगा होता क्या है। होता ये है दोस्त, है ना, और सुनिएगा, है ना, फोटोवोल्टाइक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा से क्या फायदा। सौर ऊर्जा क्या है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है ना। हम क्या कहते हैं भाई, अगर हम आज के समय में कोयला वैला यूज़ करके ख़त्म कर देंगे तो कल के समय के लिए क्या रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये नवीकरणीय है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है क्योंकि समाप्त होने वाला नहीं है। ये सारे के सारे आपको फायदे क्या दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फायदे आपको सौर ऊर्जा की वजह से दिख रहे हैं, जो कि कोयले से नहीं है। और यहाँ पर पूरी तरह से हम सतत विकास की भी बात कर रहे हैं। सतत विकास किसको कहते हैं, आज की जनरेशन का तो हम विकास कर रहे हैं लेकिन कल की जनरेशन के साथ हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो एक तरह का सतत विकास है। ठीक है, पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है उस उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा क्या पहल की पेशकश की गई है। तो इससे बहुत सारे प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जो चलाए गए हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन है, जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन आया है, 2010 में ही लाया गया था। अब जवाहरलाल नेहरू का नाम है तो पक्का ये यूपीए गवर्नमेंट लाई होगी पीछे वाली। इसी को जाकर इनको कहते हैं कि 2022 तक जाकर 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन हम लोग जो सोलर एनर्जी से करेंगे, ये देखो बढ़ावा दिया जा रहा है। बाद में क्या है, हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE कहती है ऐसा है कि हम लोग ना 2015 में कहती है कि हम लोग पूरा का पूरा सोलर ऊर्जा से 100 गीगावाट जनरेट करेंगे, 20,000 नहीं, 1 लाख मेगावाट। 1 लाख मेगावाट इज इक्वल टू होता है 100 गीगावाट। वही देखिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचते भी ग्लासगो में कोप 26 की मीटिंग में, तो कोप 26 की मीटिंग में कहते हैं ग्लासगो में कि भाइयों बहनों हम लोग भारत में 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। तो जब 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा से करेंगे तो अब ये हम 100 गीगावाट इसको और बढ़ाने जा रहे हैं। अगले इकोनॉमिक सर्वे का वेट कर लीजिए, वहां पे वैल्यू लिखी मिल जाएगी कितना आप सौर ऊर्जा को 100 गीगावाट से आके बढ़ा रहे हैं। तो ये जो 2022 तक 100 गीगावाट था, अब 2030 में जो 500 मेगावाट का लक्ष्य आया है उसमें कितना करने वाले हैं। और यहीं पर एक चीज और दीजिए, भारत में जो केसरिया क्रांति लाई गई है, वो भी केसरिया क्रांति कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ही लाया गया है। तो ये आप क्वेश्चन में जोड़ दीजिए, खटाखट उत्तर लिख दीजिए सारी। अब देखिए आपके पेपर में स्कीम्स तक पे क्वेश्चन आते हैं, स्कीम भी आपको देखने पड़ेंगे। ये 11 अध्याय हैं जो मैं आपको कहता हूं आपके प्रश्न पत्र में, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, इसी 11 अध्याय से प्रश्न रहते हैं। ओके, और मैं आपसे फिर कहता हूं कि जो मेरी विज्ञान तकनीकी की पुस्तिका है 25वें एडिशन की जो किताब है ले लीजिए। ये सारे 11 अध्याय और इस सारे प्रश्न पत्र उसके उत्तर भी दिए हुए हैं। अब ये कौन कौन से अध्याय हैं, भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना संचार, रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो, बौद्धिक संपदा अधिकार, कण भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी, विभिन्न बीमारियां और हाल के मुद्दे, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और विविध विषय, मिसलेनियस टॉपिक। ये 11 आपको पढ़ने होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
विज्ञान तकनीकी से जुड़ी मेरी कक्षाएं जो हैं वो प्लस पे स्टार्ट हो चुकी हैं, अंत में आपको बता दूं। और इसके अतिरिक्त मेरी जो पर्यावरण की कक्षा है इसके बाद वो भी उपलब्ध हो जाएगी आपको, सीरीज़ में चल रही है। प्लस पे मेरी कोर्सेज 21 दिसंबर से स्टार्ट हैं, अभी तकरीबन 18 क्लासेस हो गई, यानी 36 घंटे की क्लास हो गई है। मेरे कोर्स को ज्वाइन करते समय आप रवि यूपीएससी कोड को ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसे मिस ना कीजिएगा। 19 जनवरी से जो नया बैच हो रहा है उसके लिए CSE 2023 का ये ऑफर आपको दिया जा रहा है। इंट्रोडक्टरी ऑफर 10% आपको छूट एक्स्ट्रा दी जा रही है और 3 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन अगर आप ले रहे हैं। इससे सस्ता कोर्स अभी तक आपको मिला नहीं था। प्लस इसके अलावा आपको सारी किताबें, 3 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन और आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा भी यहाँ पर दी जाती है। UPSC CSE मेगा कॉम्बैट है, एक टेस्ट सीरीज है जो आप जरूर ज्वाइन करेंगे। इसमें आपको काफ़ी स्कॉलरशिप भी दी जाती है। 56 क्वेश्चन 60 मिनट में। 23 जनवरी को ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइज है 11 बजे। इसमें काफ़ी अवार्ड्स भी हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और प्लस लाइव आकर आप इस टेस्ट को दें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में टेस्ट अवेलेबल है। कोर्स को इनरोल करते समय आप रवि UPSC कोड को यूज़ करना ना भूलें, रवि UPSC कोड को यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं। ये फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है UPSC CSE के लिए, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है। 15 क्वेश्चन 15 मिनट, जहां लेकर मैं विज्ञान तकनीकी के प्रश्नों को लेकर आपके साथ डिस्कशन करता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये अनअकैडमी पर ऑप्शनल का भी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च हो रहा है और यहाँ पर 2021 के विभिन्न ऑप्शनल विषयों के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन भी किए जा रहे हैं। अनअकैडमी पर आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं, जिसके लिए आप सबको मैं मशवरा दूंगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे एक मेंटरशिप भी मिल जाती है, एक ट्यूटर आपको मिल जाता है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ दोस्त, यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर लोन फैसिलिटी मिल जाती है। अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो यहाँ पे भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे आप कोर्स ज्वाइन करते समय रवि UPSC कोड ज्वाइन कीजिए, आपको एक्स्ट्रा 10% छूट मिल जाता है। जो भी आप कोर्सेज आपको लगे आप इनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ऑप्शनल कोर्सेज में भी आपको छूट मिल जाता है अगर आप रवि UPSC कोड ज्वाइन करते हैं। जो भी आपको ठीक हो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अंत में एक बात और बता दूं, ये 19 जनवरी से UPSC CSE के बैचेस हैं जो प्रारंभ हो रहे हैं। और प्लस अंत में जाते जाते टेलीग्राम चैनल पर यह लिंक है, यहाँ से आप इस PDF को ले लीजिएगा जो PDF मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये अनअकैडमी पर प्रोफाइल है मेरा, जहां पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस जो पेड हैं और स्पेशल क्लासेस जो निःशुल्क हैं, यहाँ पर मैं आपको जीव विज्ञान पूरा करा रहा हूँ, यहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। रवि UPSC का कोड है, इसे यूज़ करना बिल्कुल ना भूलिए। अंत में चलते चलते दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे घंटा बजाना ना भूलें, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और PDF के लिए टेलीग्राम जिंदाबाद, वहाँ जाइए और सीधा PDF को सीधा ले लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपको काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और प्रश्न के डिस्कशन में आपको काफ़ी हद तक दिमाग खुला होगा कि UPSC का मुख्य परीक्षा पूरी तरह से कंसेप्ट पर आधारित है। शुरुआत से फैक्ट रटने वाले लोगों के लिए UPSC नहीं है। तो विषय को समझिए, इसको सहेजिए और परीक्षा उत्तीर्ण कीजिए और फिर आप जो चाहिए सो कीजिए। आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तो चलिए दोस्त, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।